डियर स्टूडेंट्स, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 to 13th एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है और उसका फाइनल रिज़ल्ट का टीचर्स एंड स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़ल्ट का जो जुरिडिक्शन है वो आयोग के पास है और आयोग अपने हिसाब से उस रिज़ल्ट को निकालेगा। हमें वेट करना चाहिए, धैर्य के साथ वेट करना चाहिए और अपनी तैयारी जो है इंटरव्यू को लेकर के लगातार चलाते रहना चाहिए। अगर हम इंटरव्यू के बारे में बात करें तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पेशा एक्ट 1996। इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झारखंड में इस एक्ट को लेकर के बहुत पहले से काम चल रहे हैं और इसे लेकर के जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, तीनों यह चाह रही है कि इस एक्ट को जल्द से जल्द लागू हो। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने का ये प्रयास करूँगा कि बेसिक नॉलेज पेशा के बारे में क्या है, इसको लेकर के विधायिका में क्या चीज़ें चल रही है, इसे लेकर के कार्यपालिका यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है और इसको लेकर के जो झारखंड हाई कोर्ट है उसके क्या नज़रिए हैं। तो इन सब चीज़ों को यानी कि आज तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है पेशा को लेकर के इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप मान के चलिए कि इससे संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप अगर एज ए BDO, एज ए DSP और भी कोई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में गाँव या ब्लॉक में जाकर अपनी सेवाएँ देते हैं तो इसकी जानकारी होना एक अनिवार्य डिमांड है इसकी। तो आइए हम बात करते हैं पेशा का। पेशा को बात करने से पहले हम आपसे बात ये करते हैं कि भारत में पंचायती राज PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1992 में पारित हुआ और ये 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत 73 संविधान संशोधन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 243 में कई क्लाउजेस जोड़े गए। साथ ही साथ संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया और इन सब का उद्देश्य ये था कि भारत जो गांव में बसने वाला देश है इसमें स्वशासन की पद्धति को व्यापक रूप से एक स्वीकृति प्रदान किया जाए, एक संवैधानिक स्वीकृति प्रदान किया जाए। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो लोकल गवर्नेंस है यानी कि जो स्वशासन है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 लेवल पे लागू किए जाएंगे। पहला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको हम लोग कहेंगे जिला परिषद, उसके बाद आता है मध्यवर्ती स्तर पर जिसको हम लोग नाम देते हैं पंचायत समिति और गांव या ग्राम लेवल पे जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। तो 3 लेवल को यहाँ पर बनाया गया। प्रत्येक गांव में जो वयस्क मतदाता हैं उनको मिला करके हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब होता है कि उस पंचायत में जितने भी वयस्क मतदाता हैं उनके समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं और इसमें जो इलेक्टेड हेड होते हैं, पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, उसको अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पे प्रधान या कहते हैं, कहीं पे प्रमुख कहते हैं, कहीं पे सरपंच कहते हैं। अभी आपने एक देखा होगा वेब सीरीज़ आया था पंचायत, उसमें यूपी के बारे में दिखाया गया और उसके जो प्रमुख होते थे उसको हम प्रधान कहते थे। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हम इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। हम इसे मनकी, मांझी इस तरह के नाम से हम इसको जानते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्वेशन यानी आरक्षण को भी स्थापित किया गया और प्रत्येक लेवल पे ये कहा गया था कि 1/3 वीमेन रिजर्वेशन होगा और SC तथा ST की जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा हर पोस्ट को लेकर के।
लेकिन जब ये 93 में जब ये लागू हुआ तो उसमें कुछ दिक्कतें सामने आने लगी कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में जनजाति लोग ज़्यादा व्यापक स्तर पर रहते हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। और ये कौन से क्षेत्र हैं, तो इसके बारे में अनुसूची 5th में इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया कि ये ऐसे क्षेत्र है जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ पे मोर देन 50% जनजातीय लोग रहते हैं। और जनजातीय लोग जो है वो प्रकृति के साथ इतने घुल मिल के रहते हैं कि उनका जीवन, उनका धर्म, उनकी संस्कृति सब में प्राकृतिक ही चीज़ों का निवेश मिलता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या इन लोगों के जो रहन सहन है, इन लोगों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इन लोगों का जो आर्थिक व्यवस्था है, क्या वो इससे फुलफ़िल होता है? तो कहा गया कि नहीं, इससे फुलफ़िल नहीं होगा। तो क्या किया जाए? तब इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया, भूरिया समिति का गठन किया गया 1995 में। और इस समिति ने अपना रिपोर्ट में कहा कि हमें जो अनुसूची 5 के तहत जनजाति वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक स्वायत्त व्यवस्था को इस प्रकार से लागू करना चाहिए जिससे कि वहाँ पर रह रहे जनजातियों का संस्कृति, जीवन, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित ना हो, बल्कि हम उसके साथ आगे बढ़ें। तब इसके तहत जो है वो पेशा कानून को लाया गया, पेशा एक्ट को लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। और इसके तहत ये कहा गया कि इसमें जो मुख्य रूप से जो पावर दिया गया वो पावर दिया गया पेशा के तहत ग्राम सभा और पंचायत को। तो आइए हम देखते हैं कि पेशा के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जैसा भी मैंने आपको कहा कि पेशा एक्ट जो है ये 1996 में लाया गया और इसका जो क्षेत्र विस्तार था वो क्षेत्र विस्तार, जैसे अभी हमने कहा कि अनुसूची 5th के जो स्टेट हैं तो वहाँ पर इसको लागू किया गया। कहाँ पे लागू किया गया? तो इसको जो है 10 स्टेट में ये रूल लागू हो रहा था। बहुत सिंपल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, उड़ीसा है ना। तो इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इसको लाया गया। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है ना। तो इन 10 स्टेट में ये कानून लाया गया। इसमें से 10 में से आप कहें तो लगभग 7 स्टेट जो है 7 स्टेट इसको सही से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 2 स्टेट में ये कानून अभी प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ या उसका बहुत मसौदा नहीं बन के सामने आया, जिसमें से एक है झारखंड और दूसरा है उड़ीसा। ये 2 स्टेट में अभी मसौदा बन करके सामने नहीं आया है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसको कि हम अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के रूप में देखते हैं, तो जैसे हमने कहा कि अनुसूची 5th में है, अनुसूची 5th में है। और साथ ही साथ इसके लिए आर्टिकल 2441 में यह व्यवस्था की गई कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इसको लागू किया जा सकता है। तो इसमें 2 चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें इस चीज़ को समझिए कि ये कहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि ये कानून क्यों लाया गया? तो ये कानून सिर्फ इसलिए लाया गया कि जो हमारे जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको हम स्वशासन, स्वायत्त शासन, परंपरा और रिवाजों के साथ प्रशासनिक ढांचा का निर्माण, इन सब को प्रभावी ढंग से हम इसे लागू करें, इसीलिए ये कानून लाया गया। इस कानून का जो मेन फोकस है वो मेन फोकस कहाँ पे है? तो मेन फोकस जो है इसका है पंचायत पे है। और कौन है पंचायत में? तो ग्राम सभा। देखिए, जब हम
PRI की बात करते हैं, पंचायती राज संस्था की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पंचायत के लिए एक लिमिटेड जनसंख्या का होना ज़रूरी होता है, 2500 या समथिंग इस तरह का। लेकिन जब हम पेशा के अंतर्गत किसी पंचायत या ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या का लिमिटेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा कहा गया है कि अगर कोई यहाँ पर ST का कोई मोहल्ला है, कोई टोला है, कई लोग के घर हैं, कितने हैं इसका प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर ये कानून लागू होगा इन 10 स्टेट में। दूसरी बात ये कहा गया कि इसके जो भी प्रमुख होंगे, यानी कि जो चेयरमैन होंगे इस संस्था के, पंचायत के, वो हमेशा किससे होंगे, तो ST से होंगे। ST के लिए वो रिजर्व्ड होगा। ऐसे क्षेत्र में लगभग मान के चलें कि आप मोर देन 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होते हैं वो ST के पॉपुलेशन होंगे। इसी प्रकार से अगर पंचायत समिति में जो सेकंड लेवल है, जो यहाँ पे हमने देखा इसको पंचायत समिति या जिला परिषद, अगर यहाँ पर भी ST के लोग नहीं हैं तो सरकार 1/10 सदस्य, लेस देन 1/10 सदस्य को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। ये कहाँ पे कर सकती है, पंचायत समिति और जिला परिषद पे। लेकिन ये कानून जो बना है वो पूरी तरह से बना है ग्राम सभा को स्ट्रेंथ करने के लिए। और ग्राम सभा में कौन सदस्य हैं, वो जब सभी लोग जो वयस्क मतदाता हैं जो उस गांव में रहते हैं। तो ये ग्राम सभा को स्ट्रेंथ करने के लिए किया गया है। अब इसमें क्या क्या शक्तियाँ दी गई है या किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट करेगा, तो ग्राम सभा को और जो ग्राम पंचायत है उसको बहुत सारी शक्तियों से इसमें समाहित किया गया है। क्या क्या शक्ति है तो हम इसको देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ज़्यादातर हमें आर्थिक विकास के बारे में बात कही गई है, यानी इसमें जो है आर्थिक शक्ति के रूप में इसको दिया गया है, आर्थिक शक्ति दी गई है। अब आर्थिक शक्ति क्या है कि अगर किसी गांव में आप जानते हैं हाट हो रहा है, बाज़ार हो रहा है ना, इस तरह की कुछ गतिविधियां हो रही हैं, तो ग्राम सभा और पंचायत जो है इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ अगर इसमें से कुछ दुकान या कुछ इन चीज़ों पर से कुछ किराया, तो ये उसके जुरिडिक्शन में डाला गया है। दूसरी बात ये कहा गया कि अगर किसी गांव के क्षेत्र में खनन हो रहा है, यानी खनन, खनिज, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें ग्राम सभा की अनुमति, यानी कि पंचायत की अनुमति अनिवार्य होगा, तभी वहाँ पे खनन या खनिज या पट्टा, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो जारी की जा सकती है। कौन कौन चीज़ का, किस किस चीज़ का खनन होता है, तो हम देख सकते हैं कि बालू का खनन है, उसके बाद पत्थर का खनन है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर ग्राम सभा और पंचायत को पावर दिया गया है। थर्ड, इसी तरह से कहा गया कि जैसे तालाब है ना, या पानी का जो स्रोत है, तो उस पर भी ग्राम सभा को पावर दिया गया है कि ग्राम सभा वहाँ पे मछली पालन कर सकता है, या इस तरह के और भी जो चीज़ें हैं उसका पालन करने का इसको अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ आर्थिक शक्तियाँ इसको प्रदान की गई है। साथ ही साथ इसमें कुछ सामाजिक शक्तियाँ भी दी गई है। जैसे आप जानते हैं कि सामाजिक शक्तियाँ के अंतर्गत जैसे नशा है ना, तो नशा से संबंधित रूल बनाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। पेशा के अंतर्गत कौन कौन से नशा हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि तंबाकू का नशा है, खैनी का नशा है। इसी तरह से झारखंड में आप देखेंगे तो महुआ, हड़िया, इस तरह के जो नशा या नशा से संबंधित चीज़ें जिसका किसी न किसी प्रकार से कल्चर से जुड़ाव है, तो उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत जो है, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है और उसके दंड का प्रावधान है, तो अगर गलत काम करता है या तो उसमें क्या कहा गया कि अगर 6 माह से कम या 5,000 रुपये से कम के जुर्माना का कोई अगर उन्होंने गलती किया है, तो ये जुर्माना कौन लगाएगा, ये जुर्माना लगाएगा आपको ग्राम सभा के द्वारा या पंचायत के द्वारा
पंचायत और पंचायत के मुखिया के द्वारा यहाँ पे जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी प्रकार इसमें यह भी कहा गया कि गांव के लोगों में क्या होता है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, है ना। तो उधार लेते हैं तो साहूकार वगैरह से लेते हैं और साहूकार बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो इंटरेस्ट लगाता है। तब इसमें कहा गया कि जो गांव के मुखिया हैं वो लगभग 10,000 रुपये तक उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऋण और उधार को लेकर के भी इसको पावर दिया गया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर भूमि का अर्जन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इन जनरल कि जो प्रशासन है वो भूमि का अर्जन कर लेती है। लेकिन इसमें कहा गया कि भूमि का अर्जन तभी हो सकता है जब ग्राम सभा और पंचायत इसकी अनुमति देगी, तभी प्रशासन जो है किसी भी भूमि को ले सकता है, भूमि को जो है वो उसको अर्जन कर सकता है। फिर इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया कि जो लघु वन उत्पाद है, जो जंगल का क्षेत्र है, लघु वन उत्पाद है, जैसे कुछ लकड़ियाँ है, कुछ फल कंद मूल है, तो ये सब जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के तहत उनको यूज़ करने का अधिकार दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात ये कहा गया कि जो प्रशासन के बहुत सारे रूल हैं, उन रूल को अगर देखा जाए कि अगर वहाँ के समाज के जो रूल है उनके साथ वो टकराते हैं तो ऐसे कंडीशंस में प्रशासन को अपने रूल्स में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे सामाजिक रूल्स है या इससे जुड़े हुए अलग अलग रूल्स है, तो इस पर पूरा का पूरा अधिकार जो है वो किसको दिया गया है, ग्राम सभा और पंचायत को दिया गया है पेशा के अंतर्गत। तो पेशा एक ऐसा कानून है जिस कानून के अंतर्गत अगर आप देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र मतलब जो जनजातीय क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम झारखंड के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो हम इसको देख सकते हैं कि झारखंड में लगभग आप देखेंगे कि 24 जिला है झारखंड में। 24 जिला में से लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है, और 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके कुछ ब्लॉक को, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़वा है और पलामू है, इस 2 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आंशिक रूप से शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है। तो झारखंड में अगर आप कहें तो 24 में से 13 ज़िले जो है शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं एंड 2 जिला जो है वो आंशिक रूप से इसके अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कितने जो है ग्राम पंचायत हैं, तो अगर हम झारखंड की बात करें तो ग्राम पंचायत जो झारखंड में है वो टोटल ग्राम पंचायत की संख्या है यहाँ पे टोटल जो ग्राम पंचायत की संख्या है वो है 4,4351। इसमें से जो पेशा कानून आता है उसके अंतर्गत जो इसको रिजर्व रखा गया है उसकी संख्या है वो है 2066। यानी अगर ये कानून यहाँ पे लागू हो जाए तो पेशा के अंतर्गत ये इतने जो हमारे ग्राम पंचायत है वो आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम पंचायत समिति के बारे में बात करें, जो दूसरा होता है पंचायत समिति, तो लगभग पंचायत समिति में 51% जो सीट्स हैं या पंचायत समिति है वो पेशा के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद लगभग 57% ऐसे हैं जो पेशा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो शेड्यूल्ड एरिया जो है उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। बहुत लंबे समय से, झारखंड बनने के बाद बहुत लंबे समय से इसकी लगातार मांग हो रही थी कि जो पेशा कानून है उसको लागू किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार या बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं हो पाया। इस पे वर्तमान समय में कब काम हुआ, कब काम हुआ 26 जुलाई 2003 को, है ना,
श्री हेमंत सोरेन ने क्या किया कि एक झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, झारखंड गवर्नमेंट ने एक गजट प्रस्तुत किया, एक गजट बनाया, एक गजट को प्रकाशित किया और इस गजट के माध्यम से वो लोगों से राय मांगे कि किस तरह से जो है हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये पहला मतलब वर्तमान समय में ये गजट प्रकाशित हुआ 26 जुलाई 2003 को। इसी प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात को लेकर के चिंतित था कि हम झारखंड में क्यों नहीं जो है पेशा कानून को लागू किया जा रहा है। तो इसे लेकर के इस वर्ष यानी कि लगभग 4 मार्च को 2024 4 मार्च को सेंटर और स्टेट के जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी एक मीटिंग हुई और वहाँ पर इन लोगों ने 5 प्रस्ताव को पारित किया कि हम किन किन क्षेत्र पे ग्राम सभा को, यानी जो पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा और पंचायत आता है, उसको किन किन स्तर पर हम स्वायत्तता या पावर प्रदान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम खनन और खनिज के क्षेत्र में पावर देंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि वन के क्षेत्र में, तीसरा उन्होंने कहा कि जल के क्षेत्र में, चौथा कहा कि भूमि के क्षेत्र में और पांचवा कहा कि जितने भी प्रकार के सोशल परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनमें जो है ग्राम सभा की अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आया। इसके पीछे एक कारण ये था कि केंद्र सरकार प्रति वर्ष जो है झारखंड सरकार को लगभग 13,000 करोड़ जो है पूरे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए देती है और इसमें से लगभग 6,000 करोड़ की जो धनराशि है वो पेशा के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यू डेवलपमेंट हुई। फिर इसी तरह से अभी आप कह सकते हैं कि जून के महीने में जब चंपई सोरेन माननीय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा कि हम एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे और उस प्रस्ताव के थ्रू पेशा को जल्द से जल्द हम जो है इसको लागू करेंगे, लेकिन वो अभी हुआ नहीं। ये सब चीज़ें चल रही थी और हाई कोर्ट में ये मामला बहुत लंबे समय से 21 से पेंडिंग में था। हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा कठोर या कह सकते हैं त्वरित एक्शन के लिए अभी 30 जुलाई 2024 को, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, जस्ट 15 दिन पहले की बात है कि 30 जुलाई को हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 2 माह के अंदर पेशा का जो कानून है वो सरकार पूरी तरह से बना ले और उसको इम्प्लीमेंट कर ले ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विलम्ब ना हो। तो ये पेशा से संबंधित जो डेवलपमेंट है और इसको आप विस्तार से हमने आपको बताया, इसको पढ़िए और इसको थोड़े से याद करने का भी कोशिश कीजिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रत्येक जिला वाइज जो पेशा के अंतर्गत सिट बुक है उसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा बहुत सारा वीडियो झारखंड विधानसभा टीवी पर इको टॉक के, क्या नाम है, इको टॉक कार्यक्रम के नाम से आता है, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे आपको इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आगे भी हम लोग इस तरह के वीडियो बनाएंगे। आपसे बस यही अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि आपकी क्या ज़रूरत है और उस ज़रूरत के हिसाब से फिर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये होगा कि जो नया वीडियो आता है वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग दूसरे वीडियो के साथ करते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।